हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे जो यूपी पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। यूपी पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम जो कुछ महीनों में होने वाला है उन सब के लिए ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो यूपी पीसीएस में पूछे गए हों या आरओ में पूछे गए हों या बिहार पीसीएस में पूछा गया हो, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस में हो, उत्तराखंड पीसीएस में हो या राजस्थान पीसीएस में पूछा गया हो, वो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे। इसमें दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आईएएस के वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं या इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रवृत्ति ऐसी देखी गई है कि आईएएस का एग्जाम है उसमें जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं या जो आसान क्वेश्चंस हैं वो इन सब एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये 25 क्वेश्चंस का सेट है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में ये सॉल्व कर चुके हैं कि इंसुलिन क्या है। ठीक है, ये ध्यान रहे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है और एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होते हैं और एंडोक्राइन ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एंजाइम हमारे शरीर के भीतर होने वाली क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करता है। ठीक है, और नमक जो होता है घेंघा रोग से बचाव करता है शरीर में। ठीक है, अगर नमक की उचित मात्रा ली जाती है। अगला है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नाइट्रोजन का कोई सवाल ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। किसके द्वारा? पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को जीव जंतुओं के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में क्या आवश्यक नहीं है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। बीजों के अंकुरण के लिए हम लोग पढ़ते होंगे उचित तापमान भी इंपॉर्टेंट है, सामान्य तापमान होना चाहिए, आर्द्रता भी सामान्य मात्रा में होनी चाहिए, ज्यादा शुष्क ना हो ज्यादा आर्द्र ना हो, मतलब आर्द्रता भी अनिवार्य है, ऑक्सीजन भी अनिवार्य होता है। ठीक है, प्रकाश भी अनिवार्य होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो चना है, चना जो हम लोग सुबह भिगो के खाते हैं, उसको अंकुरित करने के लिए दोस्तों किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है कि नहीं? हम लोग अंधेरे में भिगो देते हैं चना तो भी उसमें अंकुरण उत्पन्न हो जाता है, अंकुरित हो जाता है चना। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा चने से हम गेस करके आंसर कर सकते हैं। तो बीज के सभी बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का वायरस क्या कुत्ते के काटने से प्रवेश करता? नहीं, कुत्ते के काटने से रेबीज वायरस होता है ना, तो कुत्ते के काटने से रेबीज, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, बिल्ली भी आ जाती है इसमें। ठीक है, रेबीज वायरस के फैलाव में। मच्छर काटने से नहीं होता। मच्छर काटने से हम लोग देखेंगे मलेरिया होता है, और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफ्लीज काटने से होता है। ठीक है, मादा एनोफ्लीज मच्छर काटती है और ये प्रोटोजोआ का वाहक होती है। ठीक है, और कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, दूषित भोजन तथा जल से पोलियो वायरस फैलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहे। दूषित भोजन और जल से पोलियो के साथ साथ हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस ए, पोलियो जैसे बीमारी भी फैलती है। ठीक है, थूक से पोलियो नहीं फैलता है, थूक से दोस्तों फैलता है। जैसे टीबी हो जाता है ना, हम लोग देखेंगे टीबी, कोई खांसता है, छींकता है, उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें टीबी के बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं अगर वो व्यक्ति टीबी से संक्रमित होता है। ठीक है, और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है टीबी का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना हमको ध्यान में रखना है। अगला है, पोलियो के टीके की खोज किसने की है? तो पोलियो के टीके की खोज की है जॉन साल्क ने की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, किसकी? पेनिसिलिन की, जो हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में लेते हैं ना, वो यही होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक की खोज कह सकते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और रॉबर्ट कोच जो थे वो हैजा के जीवाणु की खोज की थी। किसकी? हैजा के जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, हैजा के जीवाणु की खोज के साथ साथ इन्होंने तपेदिक के जीवाणु की भी खोज की थी। ठीक, तपेदिक का, और तपेदिक के जीवाणु की ही खोज करने के कारण इनको 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और एडवर्ड जेनर के बारे में हम लोग जानते हैं कि चेचक के टीके की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, चेचक किस वायरस से होता है? तो वेरियोला वायरस से होता है। ठीक है,
ये ध्यान में रहे, कौन सा वायरस होता है, वेरियोला वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चेचक विषाणु द्वारा होता है, मतलब कथन कारण वाला है। ठीक है, चेचक विषाणु द्वारा होता है, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख चुके हैं वेरियोला वायरस से होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, वेरियोला वायरस होता है, इसीलिए मरीजों को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, तो ये भी सही है क्योंकि ये एक संक्रामक रोग भी है। ठीक है, चेचक, ठीक है, इसीलिए मरीजों को अलग बिस्तर पर रखा जाता है। तो मतलब कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन पर आधारित भी है। ठीक है, मतलब कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुट और माउथ रोग, जिसको हम लोग कहते हैं मुंह पका और खुर पका, जानवरों में होता है, तो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो मवेशी व भेड़ में पाया जाता है, मवेशी व सुअर में, भेड़ व बकरियों में, सभी में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, खुर पका और मुंह पका, इसको फुट एंड माउथ रोग भी कहते हैं। ये मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, गाय, भैंस, इन सभी में फुट और माउथ रोग पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस और टी से टिटनेस। ठीक है, अब टिटनेस तो हम लोगों को दिख जाएगा, ये टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया भी दिख गया है कि नहीं, तो ये जो परटूसिस होता है ना, इसी को काली खांसी कहते हैं। ठीक है, तो डीपीटी का वैक्सीन किन बीमारियों में प्रयोग किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका, इसका फुल फॉर्म है बैसिलस, बी से बैसिलस, सी से कॉलमेट और जी से ग्यूरिन हो गया। ठीक है, ये इन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो बीसीजी का टीका दोस्तों लगाया जाता है टीबी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीबी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है और टीबी बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी का फुल फॉर्म भी होता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर आ गया बीसीजी, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, मतलब बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाया जाता है और नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है टीबी का टीका दोस्तों। ठीक है, बीसीजी का टीका अर्थात। ठीक, ये ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, ये नहीं कि पहले पढ़ के निकल लिया गया, पता चला मलेरिया के संबंध में कौन सा सत्य, आगे पढ़ गए और गलत आंसर करके हम लोग चले आए। ठीक है, अब देखते हैं, मलेरिया परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, ये तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन पूछा क्या गलत है, और कौन सा मच्छर है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही बात है। ठीक है, तराई क्षेत्रों में देख लेते हैं हम लोग, जैसे थोड़ा सा बरसात के बाद का मौसम आता है, हम लोग देखते हैं ये जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला बेल्ट है, ठीक है, गोरखपुर, देवरिया साइड, ये सब बीमारियां फैलने लगती हैं। ठीक है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, क्यों? क्योंकि परोपजीवी कीट के कारण ये नहीं होता, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, और कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, कौन सा है? प्लाज्मोडियम, बोला करिए आप लोग भी। ठीक है, प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। इसका वाहक कौन सा है? मादा एनोफिलीज है। ठीक है, ध्यान में रहे। तो पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन कौन से हैं? अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी से तीव्र प्रवाहिका का मतलब होता है जैसे दस्त हो गया, प्रवाह होने लगा, दस्त होने लगा। ठीक है, तीव्र प्रवाहिका का मतलब दस्त होता है। ठीक है, तो असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी से एक तो मलेरिया होता है, दूसरा दस्त होता है, और तीसरा है सिस्टोसोमा रूढ़ता है, इसको सिस्टोसोमाइसिस भी कहते हैं। सिस्टोसोमाइसिस का मतलब आंत से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, आंत में सूजन वगैरह हो जाती है। ठीक है, और आंत में सूजन हैजा के भी कारण होता है। ठीक है, हैजा, और हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, और कौन सा बैक्टीरिया का नाम है? विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, हैजा विब्रियो कॉलेरी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अगला है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन करता है।
तो हम लोग पढ़े होंगे हीमोफीलिया कैसी बीमारी, आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। यहाँ से तो स्टेटमेंट से ये चीज पता चल गई कि हीमोफीलिया आनुवांशिक बीमारी है। और इसका वहन कौन करती हैं दोस्तों, इसका वहन करती हैं स्त्रियां करती हैं। ये बीमारी फैलाती हैं स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्त्रियों में नहीं होता है ये बीमारी, ठीक, स्त्रियों में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बीमारी पुरुषों में होता है, लेकिन पुरुष प्रकट नहीं करते हैं, प्रकट इसको स्त्रियां करती हैं। कहने का मतलब स्त्रियां इसका वाहक होती हैं, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्त्रियां इसको ले जाती हैं, लेकिन स्त्रियों पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रभाव इसका पुरुषों पर पड़ता है, पुरुषों पर प्रकट होती है ये बीमारी, ठीक। लक्षण मतलब दिखाई देते हैं पुरुषों में। हीमोफीलिया में मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त मतलब बहता ही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वातोत्माद मतलब हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है। तो हिस्टीरिया रोग दोस्तों जो जवान महिलाएं होती हैं, जो युवा महिलाएं होती हैं, उनमें ये रोग होता है, अवसाद इसमें हो जाता है, ठीक है। ये 24 से 48 घंटों के मतलब बीच बीच में एक दौरे टाइप का आता है। दौरा मतलब वैसा नहीं आता है जैसा हम लोग देखते हैं मिर्गी वगैरह में आता है, थोड़ा सा ये मानसिक टाइप की हो जाती है हिस्टीरिया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी। और जब महिलाओं का विवाह हो जाता है ना, ये बीमारी महिलाओं के विवाह के बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रहे। तो महिलाओं के विवाह के बाद हिस्टीरिया बीमारी खत्म हो जाती है और हिस्टीरिया रोग युवा महिलाओं में होता है, ठीक। अगला है खुजलाने से खाज मिटती है, क्योंकि अब बहुत लोग हैं जब खुजली होती है सभी लोगों को खुजलाने में बड़ा मजा आता है कि नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? क्या इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है? नहीं। रोगाणु मर जाते हैं? नहीं। इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं, मतलब हमारे भीतर जो तंत्रिकाएं हैं ना उद्दीप्त होती हैं, मतलब प्रेरित होती हैं, मतलब प्रकट होती हैं, है कि नहीं। तो हमको मजा आता है कि नहीं खुजलाने में, ठीक। और जब ये तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं तो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामीन रसायनों के उत्पाद बढ़ाने को निर्देश देती है। और जब ये प्रतिहिस्टामीन रसायन जब निकलते हैं, स्रावित होते हैं, तब बड़े आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए खुजलाने में मजा आता है, क्योंकि हमारी तंत्रिकाएं भी आनंद में रहती हैं उस समय, ठीक है। ये चीज ध्यान में रहे। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन हम लोग कर लिए बायो के। अब हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स के, फिर 4 क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री के, जो कि एग्जाम में भी इसी रेशियो में पूछा जाता है, ठीक है। और उसी रेशियो में हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि 15 क्वेश्चंस में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए बायो के, ठीक। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, कारण क्या है? अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऊपर हवाई जहाज जा रहा है तो वायुदाब बढ़ेगा कि वायुदाब कम हो जाता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो वायु का कंसंट्रेशन कम हो जाता है कि नहीं, वायु दूर दूर हो जाता है, मतलब वायु का घनत्व तो कम हो जाता है। अब जब वायु का घनत्व तो कम होगा, अब जैसे नीचे हैं धरातल पर है वायु का घनत्व तो अधिक है, वायु का दाब अधिक है, और सबसे ज्यादा वायु का दाब समुद्र के किनारे होता है कि नहीं, मतलब समुद्र पर होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वायु का दाब कम होता है। तो हवाई जहाज जमीन पे तो उड़ेगा नहीं, हवाई जहाज हवा में उड़ता है, तो वहां पर वायु का घनत्व तो कम है, इसीलिए वहां पर वायु दाब की कमी है, और वायु दाब की कमी के ही कारण पेन से स्याही निकल जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन है पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है किस ताप पर? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हम लोगों को देखना 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है। अब ये देखना है पानी का घनत्व सर्वाधिक है, मतलब पानी है, पानी का घनत्व सर्वाधिक है। अच्छा, जब भी पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा तो जाहिर सी बात है घनत्व अगर सर्वाधिक है तो आयतन कैसा होगा? आयतन कम होगा, ठीक, आयतन कम होगा। अब देखिए अगर जल है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, जल को गर्म कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, तो जल का तापमान क्या होता है? जल का तापमान बढ़ेगा और उसका आयतन, आयतन क्या होगा? आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन जल के संबंध में उल्टा है। ये जल 0 डिग्री सेल्सियस से जब 4 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में कमी होती है और घनत्व तो बढ़ता है। और यही 4 डिग्री सेल्सियस का ऐसी सीमा है 4 डिग्री सेल्सियस पर जहां पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जैसे पहुंच जाएंगे तो आयतन एकदम फैल जाएगा जल और घनत्व एकदम
कम हो जाएगा, तो उल्टा हो जाता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस एक सीमा है, हमको ध्यान रखना है। जल अपने सामान्य व्यवहार से उलट व्यवहार करता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। तो पानी का आपेक्षिक घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगला है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए 1 लीटर मात्रा है किसी वस्तु का, जल का मान लेते हैं, तो अगर मात्रा बदलेंगे तो क्या आयतन बदलेगा? आयतन बदलेगा, जाहिर सी बात है। 1 लीटर 2 लीटर का आयतन बदल गया, आयतन बदल जाएगा। मतलब अगर मात्रा बढ़ाते हैं, 1 लीटर जल 1 गिलास में रखा है या 1 परात में रखा है, ठीक है, अगर इसमें 1 लीटर जल है तो उसका आयतन कुछ अलग होगा, 2 लीटर भर दिए तो उसका आयतन कुछ अलग हो जाएगा उसी बर्तन में, ठीक। भार में भी परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है। द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा, है कि नहीं। घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर घनत्व देखिए, अच्छा समुद्र में जो जल है उसका घनत्व है कुछ, अब उसी जल को एक गिलास में हम रख देते हैं, उसी जल को, क्या उसका घनत्व बदल जाएगा? कि समुद्र के जल का घनत्व अलग हो जाएगा और उसी समुद्र के पानी को हम गिलास में रख दें तो उसका घनत्व अलग हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि नहीं। तो ये चीज यहां से समझनी है एग्जाम्पल से, ठीक। तो वस्तु की मात्रा अगर हम बदलते हैं तो घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। चाहे हम नल का पानी 1 गिलास ले लें उसका घनत्व वही होगा, और नल का चाहे 1 बाल्टी पानी ले लें उसका भी घनत्व वही होगा, ठीक है, ध्यान में रहे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? वह कुछ ऊपर उठ जाता है। उसका कारण क्या है कि जो समुद्र के जल का जो घनत्व है ना, समुद्र के जल का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है, नदी की अपेक्षा। नदी की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अब जब समुद्र के जल का घनत्व अधिक होगा तो मतलब समुद्र के जो जल का घनत्व अधिक है, तो इसका मतलब समुद्र के जो जल का प्लावमान बल है, कौन सा बल है? प्लावमान बल, वो अधिक लगेगा। जब प्लावमान बल अधिक लगता है तो वो वस्तु को उतना ही ऊपर क्या करती है? ऊपर उठाने का प्रयास करती है। इसीलिए समुद्र के पानी में तैरने वाली चीजें ऊपर उठी हुई प्रतीत होती नदी की अपेक्षा, और इसीलिए दोस्तों समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व तो अधिक होगा, ठीक। अच्छा, मान लीजिए हमारा घनत्व तो अधिक है और नदी के जल का घनत्व तो कम है, तो हम लोग डूब जाएंगे उसमें जल्दी। और समुद्र का घनत्व तो अधिक है, समुद्र के जल का घनत्व तो अधिक है, और उसकी अपेक्षा नदी के जल की अपेक्षा हमारा घनत्व जो सापेक्षिक रूप से होगा समुद्र के जल की अपेक्षा क्या होगा? कम हो जाएगा। अब जब हमारा घनत्व समुद्र के जल की अपेक्षा कम हो जाएगा तो हमारा तैरना आसान हो जाएगा, मतलब हमारा डूबना कठिन हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से ये चीज ध्यान रखनी है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल की अपेक्षा अधिक होता है। और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि समुद्र में थोड़ा सा इस समय मतलब लवणता अधिक होती है कि नहीं, इसीलिए इसका भी घनत्व अधिक होता है। थोड़ा सा यहां से रिलेट करके कर सकते हैं आंसर, ठीक। अब देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? जो साबुन के बुलबुले हम लोग देखते हैं ना, तो साबुन के बुलबुलों में जो है जो झाग बनती है वो किसका परिणाम है? तो वो अपवर्तन का परिणाम नहीं होता। अपवर्तन में वस्तुएं ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं या तिरछी दिखाई देती हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे। परिक्षेपण भी नहीं है, डिस्पर्सन में रंग का महत्व हो जाता है, ठीक है। ध्रुवण भी नहीं है, ठीक है, ध्रुवण ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका बहुलिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है, और व्यतिकरण के कारण होता है, टोटल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और इंटरफेरेंस होता है, ठीक। ये चीज ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो रमन प्रभाव सीवी रमन ने इसकी खोज की थी, ठीक है, सीवी रमन ने, ठीक, सीवी रमन ने। अब बताइएगा भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, सीवी रमन के ही जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। किसके आर पार जाती हैं? केवल द्रवों के नहीं, केवल हीरों के नहीं, केवल प्रिज्मों के नहीं, सभी पारदर्शी माध्यम से आर पार जाती हैं रमन प्रभाव के तहत प्रकाश की किरणें। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स के कर चुके। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के फिजिक्स में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, 22वां है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? मतलब तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है। भाप का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जल हो गया, और जल का मतलब क्या हो गया? H2O हो गया। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है,
एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ध्यान रहे, जल से क्रिया करके, तो एल्युमिनियम नहीं होगा इसका आंसर। कार्बन भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, लोहे में जंग लग जाती है भाप से ही क्रिया करने के बाद, तो तांबा इसका आंसर हो जाएगा। और तांबा हो गया, सोना, चांदी, ये सब जो है सोना, चांदी, तांबा, ये सब भाप से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और लेड हो गया, कांच हो गया, ठीक है, ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? केमिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से भी एक है कि पीतल में कौन सी धातुएं मिली होती हैं, मतलब पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, तो वो तांबा एवं जस्ता का होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, लोहे का टुकड़ा है, जंग लग गया तो लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? कार्बन टिन में नहीं मिलता है, चांदी में कार्बन नहीं मिलता है, लोहा में कार्बन नहीं मिलता है, लिग्नाइट तो कार्बन का एक प्रकार है कि नहीं? कार्बन कोयला में कार्बन होता है, और लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, ये सब कोयले के प्रकार हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आज का 25 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ये इसके आंसर हैं। इसका पीडीएफ हम जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये 25 क्वेश्चंस दोस्तों साइंस के हम लोग डेली अपलोड कर रहे हैं, और 25 क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, पूरे पीसीएस में लेकर के किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा गया हो, या आईएएस के आसान क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम इसमें कवर करा रहे हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पीसीएस आरओ के लिए नहीं, एनटीपीसी के लिए भी, एसआई एसएससी के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।